Hello and welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. So in today's class, we are going to cover a few more questions of the PYQ that we are practicing. यानी कि हम लोग 17th के PYQ को प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं टोटल 100 PYQs. एंड आई होप आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने आ गए होंगे. यानी बेसिक अगर कुछ पूछा जाए, मिडिल मार्च से पूछा जाए, हेमलेट से पूछा जाए, वेस्टलैंड से पूछा जाए, बेसिक क्वेश्चंस, सो आई थिंक आप लोग उसे आंसर कर सकते. जैसे मैं फ्यू क्वेश्चंस देती हूँ आप लोगों को. फॉर एग्जांपल, वेस्टलैंड में कितने सेक्शंस थे, हेमलेट के कैरेक्टर्स के नेम बताइए. सो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को अपने क्लासेस में बता रखी है एंड आई होप आप लोगों ने सारी चीजों को नोट डाउन कर लिया होगा. राइट. सो मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, ये जो हमारा कोर्स है फॉर झारखंड पीजीटी इंग्लिश, ये 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है. एंड अगर आप इस कोर्स में इनरोलमेंट करवाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2999 पे करना होगा. ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 21 अगस्त तक ही वैलिड है एंड उसके बाद आप लोगों को 3999 पे करना होगा. सो फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर. एंड अगर आपने अभी तक लक्ष्य अकेडमी के ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं किया है, देन इंस्टॉल इट फ्रॉम द प्ले स्टोर. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो मैं आ जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 91 में, जो कि है इन मिडिल मार्च डैश एक्सपीरियंस a conflict between her sense of duty and dignity and her temptation to sensuous delights while seeing her mother's jewelry. Right. So मिडिल मार्च मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मिडिल मार्च को लिखा है जॉर्ज एलियट ने एंड ये एक फिक्शनल टाउन है मिडलैंड, उसमें ये सेट है. तो इसमें इनमें से कौन से कैरेक्टर है जो एक एक्सपीरियंस करती हैं अपनी मदर की ज्वेलरी, जब वो देखती हैं तो उनके मन में डिग्निटी एंड टेम्पटेशन यानी कि अपनी मदर के लिए कुछ उन्हें फील होता है. सो इनमें से वो कौन सा कैरेक्टर है? सो इट वाज डोरोथिया. तो डोरोथिया के बारे में मैंने स्लाइड में डाल रखा है आप लोगों के लिए. दैट इज, डोरोथिया इज एन एक्सेप्शनल वुमन. शी इज स्मार्ट, pious and beautiful, and the governing principle of her character is desire to help the needy. यानी कि आप लोग ना कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब बेसिकली कैरेक्टर स्केच डायरेक्ट पूछे नहीं जाते हैं, बट उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिया जाएगा कि डोरोथिया के बारे में, कि डोरोथिया वाज, फिर इन द ब्लैंक्स में दे दिया जाएगा स्मार्ट, पायस, ब्यूटीफुल. ठीक है. सो डोरोथिया इज एन एक्सेप्शनल वुमन. She is smart, pious, and beautiful. And the governing principle of her character is desire to help the needy. उसका कैरेक्टर था उस नीडी के हेल्प करना, यानी जो जिन्हें जरूरत पड़ती है, डोरोथिया जो है वो उनकी मदद करने वाली लेडी रहती है इस मिडिल मार्च में. राइट. Seen in her interest in residing the local farmers cottage. वो कहाँ रहती है? तो वो रहती है लोकल फार्मर्स कॉटेज में. Dorothea is also stubborn and strong-willed, going against common advice to wed Casaubon, a much older man. तो मैं आप लोगों को बता दूं, डोरोथिया स्मार्ट है, पायस है, ब्यूटीफुल है, बट ऑन द अदर हैंड शी इज स्टबर्न, यानी जिद्दी है वो. स्ट्रॉन्ग विल है, उसका जो विल पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड वो किस चीज के अगेंस्ट जाती है? वो जाती है जब वो कैशो बॉन से शादी करती है. ये जो कैशो बॉन है वो एक ओल्ड क्लर्गी मैन रहता है. मैंने आप लोगों को कैशो बॉन का भी कैरेक्टर बता रखा है. अगर आप लोगों ने लिखा होगा देन यू कैन जस्ट, आप लोगों ने अगर नोट डाउन किया होगा तो यू कैन जस्ट सी इट फ्रॉम द कॉपीराइट. तो कैशो बॉन जो था, ही वॉज एन ओल्ड क्लर्गी मैन. और उसका क्या इंटरेस्ट था? वो अपने स्कॉलरली जो रिसर्च करता था, वो स्कॉलर रिसर्च करता था, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें ही बिजी रहता था. एंड उसकी जो मैरिड लाइफ थी डोरोथिया के साथ, वो टोटली लवलेस थी. राइट. बट यहाँ पे क्या बताया, वो डोरोथिया है, वो यंग है और वो शादी करती है एक ओल्ड मैन से. ठीक है. वो इस विल के अगेंस्ट जाकर के उस ओल्ड मैन से शादी करती है. हर मैरिज इज हर मैरिज टू हिम इज ड्रिवन बाय हर डिजायर टू बी टॉट बाय हिम. ये जो कैशोपॉन था वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था. उसकी लव लाइफ मैंने बताया कि वो टोटली मैरिड लाइफ जो थी वो टोटली लवलेस थी. राइट. शी इज डिवोटेड हरसेल्फ
टू हिम इंटायरली। वो जो डोरथिया थी वो टोटली अपने हस्बैंड के लिए डिवोटेड थी, बट उसका हस्बैंड जो था उसे अपने काम के अलावा कुछ भी मतलब नहीं था। एंड जब वो मर जाता है, डोरथिया जो रहती है वो उसके कजन से शादी कर लेती है, राइट। तो डोरथिया के बारे में मैंने क्या बताया, वो स्ट्रांग थी, स्मार्ट थी, पायस थी, ब्यूटीफुल थी, एंड बट वो बहुत जिद्दी भी थी। क्यों जिद्दी थी? क्योंकि वो एक ओल्ड मैन से उसने शादी की थी, राइट। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 91 इज डोरोथिया, राइट। दैट इज डोरोथिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो क्या है? Which among the following is not a symbol in wasteland? अगर आपने वेस्टलैंड पढ़ा है तो वेस्टलैंड में 5 सेक्शंस है, 5 सेक्शंस है, मैंने बताया, स्टार्टिंग में बताया। सेक्शंस में यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज द burial of the dead, the game of chess, the fire sermon, death by water, and what the thunder said। तो इन सेक्शंस में देखिए, द burial of dead, a game of chess, fire sermon। यहाँ पे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल इन वेस्टलैंड? ध्यान से देखिएगा। तो फायर यहाँ पे ऑलरेडी है, फायर सरमन। अगर नाम दिया है फायर सरमन, तो फायर तो ऑलरेडी इसमें होगा, तब तो उसका नाम है फायर सरमन। तो फायर सरमन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डेथ बाय वाटर, डेथ बाय वाटर भी देखिए यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, तो वाटर भी नहीं होगा, क्योंकि वाटर का सिंबल है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल इन वेस्टलैंड? यानी वाटर का सिंबल हम लोग देख रहे हैं वेस्टलैंड में, फायर का सिंबल हम लोग देख रहे हैं वेस्टलैंड में। एंड अब हम आते हैं पैक ऑफ टैरो कार्ड्स। पैक ऑफ टैरो कार्ड्स क्या है? तो ये जो पैक ऑफ टैरो कार्ड है, अब ये जो वर्क है वेस्टलैंड, इसमें एक लेडी है जिनका नाम है मैडम सोसोस्ट्रेस, ठीक है। तो ये क्या करती है, आप लोग नेम नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज लिखा है मैंने सोसोस्ट्रेस, मैडम सोसोस्ट्रेस, SOSOSTRIS, राइट। मैडम सोसोस्ट्रेस वो क्या रहती है? वो टैरो कार्ड रीड करती है, यानी वेस्टलैंड में टैरो कार्ड का भी जिक्र है, जो कि मैडम सोसोस्ट्रेस जो है वो टैरो रीडर रहती है, वो टैरो कार्ड वो रीड करती है। सिर्फ हाउस जो है उसका जिक्र नहीं है वेस्टलैंड में, राइट। सो द आंसर इज हाउसेस। अगर क्वेश्चन है which of the following is not a symbol in wasteland, then the answer is houses, क्योंकि वाटर का सिंबल मैंने पहले बताया। सिंपल हम लोग सेक्शंस में जा सकते हैं, डेथ बाय वाटर वो है। पैक ऑफ टैरो कार्ड का मैंने आप लोगों को बताया कि मैडम सोसोस्ट्रीज जो है वो टैरो कार्ड को रीड करती है इस वेस्टलैंड में बाय TS इलियट। एंड फायर यानी कि फायर सर्मन, ठीक है। तो द आंसर इज हाउसेस। वेस्टलैंड में हाउसेस का कोई भी जिक्र नहीं है, हाउसेस कोई सिंबल नहीं है, राइट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 93। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एमा। अब एमा किसने लिखा है? मैंने बताया है जेन ऑस्टिन ने। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। Emma Woodhouse dash 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 with a comfortable home and happy disposition seem to unite। अब एमा के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है कि एमा क्या थी? क्लेवर, रिच, प्रिटी थी, या हैंडसम, क्लेवर, रिच थी, इंटेलिजेंट, सिंपल, डेल्यूजनल थी, या फिर हैंडसम, ब्यूटीफुल एंड प्रिटी थी। तो ये जो हैंडसम, ब्यूटीफुल एंड प्रिटी, ये तीनों एक ही चीज है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। इंटेलिजेंट तो वो थी, बट वो सिंपल नहीं थी, वो थोड़ी मतलब उस अपने एज से वो काफी वो थी, तो ये वाला भी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। हैंडसम, क्लेवर, रिच थी, या फिर वो क्लेवर, रिच एंड प्रिटी थी। सो द आंसर इज, जो एमा थी वो क्लेवर थी, रिच थी एंड प्रिटी थी। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लेवर, रिच एंड प्रिटी। हैंडसम मैंने इसलिए नहीं लिया है बिकॉज हैंडसम लड़के के लिए यूज होता है, एंड लड़की है वो प्रिटी
लड़की के लिए प्रिटी यूज होता है, राइट। सो एमा के बारे में मैंने आपको क्या बताया, एमा जो थी वो 21 ईयर्स की थी। ये आप लोगों ने सारी चीजें लिख रखी है। वो क्या काम करती थी, मैच मेकिंग का काम करती थी। मैच मेकर थी, यानी लोगों की शादियां कराती थी। वो अपने फादर के साथ रहती थी, राइट। एंड उनके जो फादर थे वो काफी हेल्थ कॉन्शियस थे। उन्हें अपने हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा ही वो दिन भर सोचते थे और हेल्थ के प्रति उनका बहुत ज्यादा ही झुकाव था। सो इस क्वेश्चन का आंसर है एम्मा वुडहाउस, क्लेवर रिच प्रिटी with a comfortable home and happy disposition seemed to unite. So the answer is option number A, that is clever rich and pretty. So अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू these लाइन्स अपीयर। लाइन्स क्या है, calm mourn without a sound, calm as to suit a calmer grief, and only through the faded leaf the chestnut pattering to the ground। तो ये जो लाइन्स दी हुई हैं, ये लाइन्स कौन से पोएम में अपीयर होती हैं। सो दीज लाइन्स अपीयर इन द पोएम इन मेमोरियम। तो इन मेमोरियम किसने लिखा है, इन मेमोरियम लिखा है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने। कब लिखा है, 1850 में। इन मेमोरियम 1850 में लिखी गई थी, ठीक है। एंड ये जो इन मेमोरियम है उसका ओरिजिनल टाइटल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, द वे ऑफ द सोल। द वे ऑफ द सोल। एंड मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं, इट टुक ऑलमोस्ट 17 ईयर्स, यानी टेनिसन ने इस पोएम में 17 साल दिए। ये पोएम काफी लंबी पोएम है, राइट। एंड ये जो 4 लाइन्स हैं, इनके कुछ लाइन्स दिए हुए हैं, राइट। सो मैं फिर से बता रही हूँ, ये जो लाइन्स हैं, दैट इज काम मॉर्न विदाउट अ साउंड, calm as to suit a calmer grief, and only through the faded leaf, the chestnut pattering to the ground. These lines are from In Memoriam by Lord Alfred Tennyson, written in 1850, and original title क्या था इसका, The Way of the Soul, and it took almost 17 years. 17 years, ठीक है, लगे थे टेनिसन को इस पूरे पोएम में। ये बहुत लंबी पोएम, राइट। सो आप लोग जो जो मैंने बताया है, एंड मैंने कुछ पॉइंट्स लिख भी दिए हैं, आप लोग जस्ट नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये सारे ना छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ओरिजिनल टाइटल जो मैंने यहाँ पे बताया कि द वे ऑफ द सोल, ये पूछा जा सकता है कि इन मेमोरियम जो पोएम है बाय टेनिसन, उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। सो यू हैव टू रीड दिस थिंग्स वेरी क्लियरली, एंड जो मैं बता रही हूँ आप लोग जस्ट उसे नोट डाउन करते जाइए, राइट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज सेलिंग टू बाइजेंटियम एडवोकेट्स अ जर्नी फ्रॉम द डैश टू द डैश। अब सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो मैंने कई बार इस पोएम को पढ़ा है, बिकॉज ये पोएम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस पोएम को किसने लिखा है, W.B. यीट्स ने लिखा है। आप लोगों को अगर पता होगा कि ये पोएम को W.B. यीट्स ने लिखा है, राइट। एंड सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये जो है इसमें किसकी जर्नी को बताया गया है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, अर्थली स्पिरिचुअल, टेम्पररी परमानेंट, हेवन हेल, हियर देयर। ये कौन सा ऑप्शन होगा। सो मैं बता दूं, ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अर्थली एंड स्पिरिचुअल। तो मैं एक चीज और बता दूं, ये जो पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, इट वाज रिटन इन 1928, ठीक है। कलेक्शन था, W.B. यीट्स का एक कलेक्शन था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेलिंग टू बाइजेंटियम, W.B. यीट्स, ठीक है, 1928 कलेक्शन। द टावर, यानी कि W.B. यीट्स का एक कलेक्शन था उनका वर्क का, जिसका नाम था द टावर। ये जो पोएम है ये उसमें था, राइट।
सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यानी कि सेलिंग टू बाइजेंटियम एडवोकेट्स अ जर्नी फ्रॉम द अर्थली टू द स्पिरिचुअल। ये पोएम मैं फिर से बता दूं, W.B. यीट्स ने लिखा है इन 1928 एंड उनका एक कलेक्शन था द टावर। ये वर्क है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एक वर्क है, ये एक वर्क है द टावर, ये पोएम उसी में था, राइट। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज हु इज लेट्रस इन द प्ले हेमलेट। सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, उसमें हेमलेट के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में मैंने डाल रखा था, स्लाइड में क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि स्टेज पे वो कौन से 4 लोग रहते हैं जिनकी डेड बॉडी रहती है। तो ऑप्शन में क्या था, क्लाउडियस था, मैंने बताया कि क्लाउडियस कौन थे, तो क्लाउडियस अंकल थे हेमलेट के, गर्ट्रूड उनकी मदर थी, एंड हेमलेट यानी खुद प्रिंस हेमलेट, एंड एक नाम था लेटर्स, राइट। सो वो कौन था, ये मैंने लिख रखा था, अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ये जो लेटर्स था ये है ब्रदर ऑफ ओफिलिया, एंड ओफिलिया कौन थी, ये भी मैंने बताया था कि ओफिलिया जो थी वो उनका रिलेशनशिप था प्रिंस हेमलेट के साथ, एंड वो जो ओफिलिया होती है वो सुसाइड कर लेती है, वो सुसाइड कर लेती हैं, वो डूब जाती है, वो खुद को ड्रॉन कर लेती है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हु इज लेट्रिस इन द प्ले हेमलेट, यानी वो कौन थे, वो ब्रदर ऑफ ओफिलिया थे, राइट। एंड किनके बेटे थे, ये पोलोनियस के बेटे थे, ब्रदर ऑफ ओफिलिया। अगर यहाँ पे सन ऑफ पोलोनियस रहता तो ऑप्शन में वो जाता, ब्रदर ऑफ ओफिलिया, एंड मैं यहाँ पे फिर से कर देती हूँ, सन ऑफ क्लाउडियस। ये चीज याद रखिएगा, मैं यहाँ फिर से बता दे रही हूँ, अंकल ऑफ हेमलेट, राइट। सो दैट्स इट, इस वाले क्वेश्चन में आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज बायरन ट्रैवल, बायरन यानी लॉर्ड बायरन ट्रैवल टू यूरोप एंड द कंटिनेंट when he was only 21, which resulted in the first 2 cantos of लॉर्ड बायरन। क्या बताया, जब वो यूरोप ट्रेवल कर रहे थे एंड द कंटिनेंट, ठीक है, जब वो सिर्फ और सिर्फ 21 साल के थे, तो इस क्रम में उन्होंने कौन सा 2 कैंटो लिखा था, इनमें से कौन से वर्क में वो 2 कैंटोस था। सो द ऑप्शन, सो द आंसर इज चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज द फैमिली हिस्ट्री इन द रेनबो बाय D.H. लॉरेंस spans the period from, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आपने लिखा होगा then you will be able to answer this question also very easily. The family history of the rainbow by D.H. Lawrence spans the period from 1840 to 1905, यानी 1840 से 1905, ठीक है। सो मैंने रेनबो का स्लाइड डाल रखा है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दैट इज द रेनबो इज अ नॉवेल बाय ब्रिटिश ऑथर D.H. लॉरेंस, फर्स्ट पब्लिश्ड 1915, ठीक है, focusing particularly on the individual's struggle to growth and fulfillment within the conflicting strictures of English social life, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा आप लोग ये इंडिविजुअल स्ट्रगल है टू growth and fulfillment, right, within the conflicting strictures of English social life. Lawrence 1920 novel वुमेन इन लव, ये भी याद रखिएगा, D.H. लॉरेंस का एक वर्क है वुमेन इन लव, जो 1920 में लिखा गया था। वो किसका सीक्वल था, वो द रेनबो का सीक्वल था। क्वेश्चन में आ सकता है कि वुमेन इन लव इज द सीक्वल ऑफ, आंसर होगा द रेनबो। तो ये वाली लाइंस भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है। द रेनबो टेल्स द स्टोरी ऑफ 3 जनरेशन, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेनबो में कौन से जनरेशन यानी कितने जनरेशन की स्टोरी बताई जाती है। द आंसर इज 3 जनरेशंस ऑफ द ब्रैंगवेन फैमिली, एंड ये ब्रैंगवेन फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अ डायनेस्टी ऑफ फार्मर्स एंड क्राफ्ट्समैन who live in the East Midlands of England on the borders of Nottinghamshire and Derbyshire। ये लोग कहाँ रहते हैं, ये जो ब्रैंगवेन फैमिली है
तीन जनरेशन की ये कहानी है, ब्रैंकमैन फैमिली की कहानी है। वो लोग फार्मर एंड क्राफ्ट्समैन रहते हैं एंड वो कहाँ रहते हैं, नॉटिंगहैमशायर एंड डर्बीशायर में रहते हैं, ठीक है। द बुक स्पैन्स अ पीरियड ऑफ रफली 65 years, याद रखिएगा, from 1840s to 1905, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एंड शोज how the love relationship of the Brangwins change against the backdrop of the increasing industrialization of Britain, right? So यहाँ पे इस वाले स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन डालूं तो इससे मैं एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन सिर्फ इस स्लाइड से बना सकती हूँ, सिर्फ 5 to 6 या उससे ज्यादा भी इस स्लाइड से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भी मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। सो इस स्लाइड, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स, राइट। सो सिंपल आप लोग याद रखिएगा, रेनबो जो है ये एक नॉवेल है बाय टी.एच. लॉरेंस। पहला, ये कब पब्लिश हुआ है, 1915 में। एंड इसमें क्या है, इंडिविजुअल स्ट्रगल टू ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट, ठीक है, विद इन इंग्लिश सोशल लाइफ। एंड रेनबो जो था, यानी सॉरी, ये जो विमेन इन लव था बाय टी.एच. लॉरेंस, जो कि 1920 में लिखा गया था, वो सीक्वल था द रेनबो का। एंड रेनबो में 3 जनरेशन की कहानी बताई जाती है ऑफ ब्रैंकवेन फैमिली। कौन सा फैमिली है इसमें, ब्रैंकवेन, याद रखिएगा, ब्रैंकवेन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये लोग कौन से हैं, ये लोग फार्मर एंड क्राफ्ट्समैन है, और ये लोग कहाँ रहते हैं, नॉटिंघम शायर में रहते हैं एंड डर्बी शायर में रहते हैं, राइट। एंड ये 65 ईयर्स, ये जो कहानी है 65 ईयर्स में घूमती है, यानी 1840 से 1905 तक की ये कहानी घूमती है, राइट। सो इसमें सिंपल वहीं से क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है, दैट इज द फैमिली हिस्ट्री इन द रेनबो बाय डी.एच. लॉरेंस स्पैन्स द पीरियड फ्रॉम 1840 से लेकर के 1905, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट इज मीन बाय डाडा। डाडा आप लोगों ने सुना होगा, डेडिज्म, ये वर्ड वहीं से आया है। ये डाडा क्या है, क्या ये अ लिटरेरी मूवमेंट ऑफ शरलिज्म इन द लेट 19th सेंचुरी है, या फिर यह अ पॉलिटिकल रिबेलियन इन आयरलैंड है, या फिर एन एंटी लिटरेरी मूवमेंट इन आयरिश पोएट्री इन द 1920s, या फिर अ सैटिरिकल एंटी लिटरेरी मूवमेंट इन द आर्ट एंड लिटरेचर इन यूरोप ड्यूरिंग 1916 से 1921 तक। सो डेडिज्म ये है, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, दैट इज a satirical anti-literary movement in art and literature in Europe during 1916 से लेकर के 1921 तक। अब मैं आ जाती हूँ डेडिज्म में, that is डेडिज्म was an artistic and literary movement। सिंपल से याद रखिएगा, it is an artistic and literary movement that emerged in Zurich in 1960। ये कहाँ इमर्ज हुआ था, ज्यूरिच में in 1960, out of opposition to World War I. The nationalism they believed led to the war and the senselessness of its brutality. The movement itself is difficult to define because members wanted to evade the definition of a unified operation, right? Entirely abandoning established artistic norms. It was the first conceptual art movement, ठीक है। सिंपल ये वाले पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए, इट वाज द फर्स्ट कंसेप्चुअल आर्ट मूवमेंट where the focus was not on crafting aesthetically pleasing art but on creating things that challenged traditional art, the role of the artist and the societal issues। ये क्या था, इट वॉज द कॉन्सेप्चुअल आर्ट मूवमेंट, बेसिकली ये आर्ट मूवमेंट था, इसका फोकस आर्ट एंड क्राफ्ट पे ना हो करके क्रिएट करना था चैलेंज इन ट्रेडिशनल आर्ट, राइट, द रोल ऑफ द आर्टिस्ट एंड द सोसाइटल इश्यूज में इसका मेन फोकस था। वाइल डाइडिज्म was a particularly art dominant movement, याद रखिएगा, it is an art dominated movement। It also encouraged writers to explore new genre and think outside the box, ठीक है, ये वाले भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। Some even took to performing their written words to further their creativity and fuel others to join the movement. The whimsy and spontaneity of the movement impacted famous writers like T.S. Eliot,
but the movement itself was originally coined by poet Hugo Ball. याद रखिएगा, डैडिज्म में अगर किसी राइटर के नाम को पूछा जाए देन इट वाज टीएस इलियट. एंड ये जो मूवमेंट किसने क्वाइन किया गया था, इट वाज क्वाइंड बाय पोएट ह्यूगो बॉल. याद रखिएगा ये नेम, ह्यूगो बॉल. एंड द whimsy and spontaneity of the movement impacted famous writer. किस राइटर को इस मूवमेंट ने इम्पैक्ट किया था या मतलब अपनी तरफ खींचा था, दैट इज टीएस इलियट. द आंसर इज टीएस इलियट. ये मूवमेंट किसने क्वाइन किया था, पोएट ह्यूगो बॉल ने. सिंपल, आप लोग इस स्लाइड्स में ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. राइट. सो क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज मीन बाय डाडा, अ सैटिरिकल एंटी लिटरेरी मूवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर इन यूरोप ड्यूरिंग 1916 से लेकर के 1921. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100, दैट इज इन बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स द हेवनली म्यूज यूरेनिया. शी इज द म्यूज ऑफ यूरेनिया. ये कौन थी, शी इज, ये जो थी ये एक हेवनली म्यूज थी. एंड ये इनका ये किस चीज की म्यूज थी, बेसिकली ये जो थी ना, ये ग्रीक में ये रहती हैं. राइट. एंड शी इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी. अगर यूरेनिया के बारे में पूछा जाए देन शी इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी. द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज एस्ट्रोनॉमी. ठीक है. सो अब हम आ जाते हैं, फिर से हमारा जो काम है जो कि है रिवाइज करना. तो हम फिर से रिवाइज करते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा एंड क्या समझा. तो इन मिडिल मार्च डोरोथिया experienced a conflict between her sense of duty and dignity and her temptation to sensuous delights while seeing her mother's jewelry. डोरोथिया के बारे में आई होप आप लोगों ने स्लाइड से सारे कुछ नोट डाउन कर लिया होगा. राइट. डोरोथिया के बारे में क्या था, वो किसका हेल्प करना चाहती थी, वो नीडी लोगों का हेल्प करना चाहती थी. वो स्टबर्न थी, स्ट्रॉन्ग विल्ड पावर था उनका, वो ब्यूटीफुल थी. राइट. क्लेवर थी. एंड वो किसके अगेंस्ट गई थी, सबके अगेंस्ट जाकर के उसने कैशो बॉर्न से शादी की थी जो कि एक ओल्ड क्लर्की मैन था. एंड उसका प्रॉपर फोकस अपने स्कॉलरली रिसर्च पे रहता था. एंड उसकी जो मैरिड लाइफ थी डोरोथिया के साथ बिल्कुल ही लवलेस थी. राइट. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डोरोथिया. Which of the following is not a symbol in wasteland? ये मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा. फायर ऑलरेडी द फायर सरमन में है. वाटर डेथ बाय वाटर में मिल जाएगा. पैक ऑफ टैरो कार्ड मैंने बताया कि जो मैडम सोसोस्ट्रीज थी उन्होंने टैरो कार्ड्स को रीड किया था. एंड वेस्टलैंड में हाउसेस का कहीं भी जिक्र नहीं है. सो हाउसेस इज नॉट द सिंबल इन वेस्टलैंड. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में, दैट इज एम्मा वुडहाउस इज clever, rich, pretty, with comfortable home and happy disposition seemed to unite. हम आते नेक्स्ट क्वेश्चन में. ये जो लाइंस हैं, calm mourn without a sound, calm as to suit a calmer grief, and only through the faded leaf the chestnuts pattering to the ground. ये लाइंस है in memoriam by Lord Alfred Tennyson, written in 1850. Original title The Way of the Soul. And it took 17 years to, इस पोयम में टेनिसन ने 17 साल लगा दिए. काफी लंबी पोयम है, मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है. Sailing to Byzantium advocates a journey from earthly to the spiritual. The answer is earthly to the spiritual. ये वर्क जो Sailing to Byzantium है ये 1928 में पब्लिश हुआ था by W.B. Yeats, who is later in the play Hamlet. He is the brother of Ophelia and son of Polonius. The answer is option number A. Next question. Byron traveled to Europe with the continent when he was only 21, which resulted in the first 2 cantos of Childe Harold Pilgrimage. Right? Next question में आते हैं. The family history of the rainbow by D.H. Lawrence spans the period from 1840 से 1905. ब्रैंक वेन्स फैमिली का ये कहानी है. 3 जनरेशंस मैंने बताया. ठीक है. ओवर 65 इयर्स ये एक फैमिली की कहानी है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1840 से लेकर के 1905 तक. व्हाट इज मीन बाय डाडा? डाडा जो है ये डेडिज्म से आया है. इट्स अ सैटिरिकल एंटी लिटरेरी मूवमेंट
इन द आर्ट एंड लिटरेचर इन यूरोप ड्यूरिंग 1916 से लेकर के 1921 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। In book 1 of Paradise Lost, Milton invokes the heavenly muse Urania. She is the muse of astronomy. She is the muse of astronomy. So आज के लिए बस इतना ही, एंड आज हमने 100 MCQs को कंप्लीट कर लिया है, एंड आई होप आप लोगों को कुछ कुछ तो समझ में आया होगा जो मैंने बताया, राइट। सो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है देन आप प्रीवियस वीडियो को ना फिर से देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को ना एक थ्रू आउट ना एक नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड हमें कैसे पढ़ना है, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।